हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट 19वां देखेंगे, सच्चाई का उपहार। ये जो कहानी है, ये कहानी प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट और कहानीकार प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई है। इनका साहित्य समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना और सामान्य जनजीवन से परिपूर्ण है। और इस कहानी में छात्रों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़े के माध्यम से नैतिक बल की श्रेष्ठता चित्रित गई है। देखिए, और इस कहानी से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का गलत कार्यों में साथ देना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, जीत आखिर सच्चाई की होती है और हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो देखिए, अभी हम कहानी देखते हैं। ये 6 कहानियाँ हैं, इनमें से आज हम 3 कहानियाँ देखते हैं। तो हम पहली कहानी शुरू करते हैं कि तहसीली मदरसा बराव के प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का व्यसन सा था। एक गांव था और उस गांव के बराव गांव के प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी सहाय, उनको किसका व्यसन था? बागवानी का। तो बागवानी यानी क्या? गार्डन अच्छे से करने का। तो वो क्या करते थे? क्यारियों में भांति भांति के फूल और पत्तियां लगा रखी थी। उन्होंने क्या किया था कि अपने बागों में क्या लगाए थे? बहुत सारी क्यारियों में भांति भांति के यानी अलग अलग प्रकार के फूल और पत्तियां लगा रखी थी। दरवाज़ों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे मदरसे को शोभा अधिक हो गई थी। और ये मदरसा था और मदरसे के बाहर उनको क्या बनाने का शौक़ था? बाग बनाने का शौक़ था। और इस शौक़ से वो क्या करते थे? अलग अलग प्रकार के फूल, पत्तियाँ और उन्हें लताएं भी दरवाज़ों पर चढ़ाई थी। इससे ये जो मदरसा था, इस मदरसे को बहुत अच्छी शोभा आ गई थी। मिडिल कक्षा के लड़कों से भी अपने बगीचे को सींचने और साफ़ करने में मदद लिया करते थे। और मिडिल कक्षा के कुछ लड़के थे, उनसे भी वो क्या करते थे? ये साफ़ करवाने में उनकी मदद लेते थे। अधिकांश लड़के इस काम को रुचिपूर्वक करते और बहुत से लड़के ऐसे थे, वो क्या करते थे? यह काम बहुत अच्छे से और रुचि से करते थे। इससे उनका मनोरंजन भी हो जाता था। किंतु दर्जे में 4-5 लड़के जमींदारी के थे, यानी कुछ लड़के को क्या थे? जमींदार के थे। उस मदरसे में पढ़ने के लिए आते थे, है ना। तो वो क्या करते थे? देखिए, उन्होंने बाल्यकाल से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। और वो जो लड़के थे वो कैसे थे? बहुत ही आलसी थे। कैसे थे? आलसी थे। उन्हें कुछ काम करने में अच्छा नहीं लगता था। अमीरी का झूठा अभिमान दिल में भरा हुआ था, क्योंकि वो पहले से कैसे थे? बाल्यावस्था से बहुत अमीर थे। इस वजह से उनको अमीरी का नशा सा था। इसलिए वे हाथ से कोई काम करना शर्म की बात समझते थे, यानी कुछ काम करना उन्हें शर्मदायक लगता था। उन्हें इस बगीचे से क्या थी? घृणा थी, क्योंकि उन्हें काम करने का आलस था ना। इस वजह से जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई ना कोई बहाना करके वो उड़ जाते, यानी उनका जब नंबर आता तो वो क्या करते थे? वहाँ से भाग जाते थे। इतना ही नहीं, दूसरे लड़कों को भी बहकाते थे और क्या कहते थे कि वाह, यदि खुरपी कुदाल ही पकड़ना है तो मदरसे में किताबों में सिर मारने की क्या ज़रूरत। फिर दूसरे बच्चे काम करते थे तो उनको क्या करते थे? वो ये ज़मींदार के लड़के बहकाते थे और क्या कहते थे कि अगर हमें खुरपी कुदाल ही पकड़ना था तो हम ये जो मदरसे में किताबें हैं वो सिर पे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं क्या? यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई मजदूरी करने नहीं आते। ऐसे क्या करते थे? बाकी के बच्चों को वो बहकाते थे। एक दिन उन लड़कों ने सलाह करके उस पुष्प वाटिका को विध्वंस करने का निश्चय किया। और वो ये जो प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी सहाय ना, उन्होंने जो बागवानी बनाई थी, इस बागवानी को यानी पुष्प वाटिका को विध्वंस यानी नष्ट करने का उन बच्चों ने निश्चय किया। फिर 10 बजे मदरसा लगता था, किंतु उस दिन वे 8 बजे ही आ गए, यानी उनका मदरसे का समय क्या था? 10 बजे का, मगर वो 8 बजे ही वहाँ पर आए थे। किस इरादे से? उस बगीचे में घुसकर उसे वो उजाड़ने लगे थे।
फिर देखो, मारे भय के छाती धड़क रही थी और कोई देखता न हो। एक छोटी सी फुलवाड़ी को उजाड़ते हुए कितनी देर लगती है। 10 मिनट में हरा भरा बाग नष्ट हो गया और उन्होंने इस बगीचे को नष्ट करने का निश्चय किया था ना, और उन्होंने किया भी वैसा ही। 10 मिनट में क्या हो गया, यह हरा भरा बगीचा जैसे कि नष्ट हो गया। तब ये लड़के शीघ्रता से वहाँ से निकले, लेकिन दरवाजे तक आए थे कि उन्हें एक सहपाठी की सूरत दिखाई दी। यानी उनके साथ में एक मदरसे में पढ़ने वाला उनका जो सहपाठी था, उनका जो दोस्त था, उसकी सूरत उनको दिखाई पड़ी। वह एक दुबला पतला चतुर लड़का था, बहुत होशियार था वो लड़का। उसका नाम था बाज बहादुर, और उस लड़के का नाम क्या था, बाज बहादुर। बड़ा गंभीर और शांत लड़का था। उधम पार्टी के लड़के उससे जलते थे, और बाकी के जो बच्चे थे उसके उस होशियारी से क्या करते थे, जलते थे। उसे देखते ही उनका रक्त सूख गया। विश्वास हो गया कि इसने ज़रूर कुछ देख लिया। फिर उन सबको ऐसा लगा कि हमने ये जो इस बाग को नष्ट किया है, ये उसने पूरा देख लिया है। यह क्या करेगा, मुंशी जी से कहे बिना नहीं रहेगा। हम क्या हो गए, अभी बुरे फंसे, आज कुशल नहीं है। आपस में इशारे हुए, यानी फिर वो जो दो चार जन थे वो क्या करने लगे, आपस में इशारा करने लगे कि यह क्या करेगा, मुंशी जी को यह सारी बात बता देगा। यह सलाह हुई कि इसे मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था, यानी ये जो बच्चे थे इनमें से उनका मुखिया मेन व्यक्ति कौन था, जगत सिंह था। आगे बढ़कर बोला, बाज बहादुर सवेरे सवेरे कैसे आ गए। तो यानी अच्छे से उसके साथ बातचीत करने लगे। हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला बहुत दिक किया करते थे, यह करो वह करो, मग देखो कहीं मुंशी जी से मत कह देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी उसे क्या करते थे, बहलाते फुसलाते थे वो बच्चे। अभी देखो जगत सिंह और बाज बहादुर के बीच में क्या बातचीत होती। जगत सिंह, मुंशी जी से कहोगे तो ना। बाज बहादुर कहते, मैं स्वयं कुछ न कहूँगा, लेकिन उन्होंने अगर मुझसे पूछा तो। जगत सिंह कहता है कि कह देना, मुझे मालूम नहीं। बाज बहादुर क्या कहता है कि यह झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। फिर उनमें से एक जयराम था, तो जयराम क्या कहता है कि अगर तुमने चुगली खाई और हमें मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा उसे क्या करते, डराते धमकाते। फिर बाज बहादुर कहता है कि हमने कह दिया न कि चुगली न खाएंगे, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी न बोलेंगे। ऐसा बाज बहादुर जयराम से कहता है। फिर जयराम कहता है कि तो हम तुम्हारी हड्डियाँ भी तोड़ देंगे। बाज बहादुर कहता है कि इसका तुम्हें अधिकार है। फिर देखें कि 10 बजे जब मदरसा लगा और मुंशी भवानी साहब जी ने बाग की यह दुर्दशा देखी तो क्रोध में वो आग बबूला हो गए। उनको बहुत गुस्सा आ गया। बाग के उजड़ने का उनको इतना खेद न था जितना लड़कों की शरारत का। यानी ये तो बाग में फिर से लगा सकता हूँ, मगर इनकी जो शरारत थी इसका उन्हें बहुत दुख हुआ था। जो ही लड़के दर्जे में बैठ गए वे तेवर बदले हुए आए और पूछा, यह बाग किसने उजाड़ा। फिर वो मुंशी जी ने सब बच्चों से पूछा कि यह किसने किया। फिर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, कोई भी नहीं बोला। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी जिन्होंने यह काम किया था उनके चेहरों से क्या हो गई थी, हवाइयाँ उड़ने लगी। उनको बहुत डर लगने लगा। फिर मिडिल कक्षा के 25 विद्यार्थियों में कोई ऐसा न था जो इस घटना को न जानता हो, किंतु किसी में यह साहस न था कि उठकर साफ साफ कह दे। यानी सब जानते थे यह किसने किया था, मगर कोई भी हिम्मत जुटाकर यह नहीं कह पा रहे थे। सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। सब चुपचाप वहाँ पर बैठ गए। फिर मुंशी जी का क्रोध और भी प्रचंड हुआ। यानी इतने सारे बच्चे होकर एक भी जन हिम्मत करके नहीं बता रहा। फिर उनको बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाकर बोले, मुझे विश्वास है कि तुम ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम हो स्पष्ट कह दो, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूँगा। अगर किसी ने भी नहीं बताया तो मैं सबको एक सरी से क्या करूँगा, सबको ही पीटना शुरू कर दूँगा। फिर कोई यह न कह सके कि मैं निरपराध मारे गया। फिर ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि मैं अपराधी नहीं था फिर भी मुझे सज़ा मिली। फिर एक लड़का भी न बोला। फिर वही सन्नाटा छा गया। फिर मुंशी जी, देवी प्रसाद तुम जानते हो। देवी कहता है, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। शिवदास तुम जानते हो। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम।
फिर बाज बहादुर तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है। तो बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व का प्रकाश था, क्योंकि वो किसी से भी डरता नहीं था और झूठ कभी भी बोलता नहीं था। इस वजह से नेत्रों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। मुंशी जी ने कहा, शाबाश। अपराधियों ने बाज बहादुर को रक्तवर्ण आंखों से देखा और मन में कहा, अच्छा। देखिए, वो किसी से भी डरता नहीं था। अभी भवानी प्रसाद बड़े धैर्यवान मनुष्य थे और उन्होंने यथासंभव लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु ऐसी दुष्टता का दंड देने में लेश मात्र भी दया न दिखाते थे। वो क्या करते थे, धैर्यवान थे, मगर किसी ने ऐसी दुष्टता दिखाई तो उस पर दया भी वो नहीं करते थे। फिर छड़ी मंगाकर उन्होंने ये जो 5 अपराधों ने जो काम किया था, इन अपराधियों को 10-10 छड़ियाँ लगाई और सारा दिन बेंच पर खड़ा रखा और उनके चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह बना दिए। फिर बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले वैसे ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए, यानी दूसरे जो बच्चे थे वो भी जैसे कि उससे क्या करते थे, जलते थे। इस समय दर्जे के अधिकांश लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे, यानी जो दूसरे शत्रु थे वो भी उसके दोस्त हो गए। उनमें षड्यंत्र रचा जाने की आज बाज बहादुर की खबर ली जाए, यानी सब मिलकर उसने हमारा नाम बताया, इस वजह से सब क्या करने वाले थे, बाज बहादुर की खबर लेने वाले थे। ऐसा मारो कि फिर मदरसे में मुँह न दिखाए, यानी सब लोग क्या करने वाले थे, उसकी पिटाई करने वाले थे और क्या कह रहे थे कि ऐसा उसे मारो कि मदरसे में वह फिर अपना मुँह न दिखा सके। यह हमारे घर का बेदी है, दगाबाज, बड़ा सच्चे की दुम बना है। आज सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की ज़रा भी खबर न थी, यानी ये बाकी के उसके जो सहपाठी थे वो उसके साथ क्या षड्यंत्र रचा रहे थे उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर विद्रोही ने उसे अंधकार में रखने का पूरा यत्न किया था और जो विद्रोही थे, यानी जो उसे पीटने वाले थे, वो उसने उसे अंधेरे में रखने का पूरा प्रयत्न किया था। फिर मदरसे की छुट्टी हो गई और छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक अमरूद का बाग था। कौन सा बाग था? अमरूद का। वहाँ क्या किया कि उन्होंने एक क्या किया था, षड्यंत्र रचा था कि वहाँ जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। फिर बाज बहादुर चौंका और समझ गया कि ये लोग मुझे छेड़ने पर उतारू है, यानी ये लोग मुझे अब आज क्या करने वाले, मारने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनका नाम अध्यापक को बताया था, इस वजह से। किंतु बचने का कोई उपाय न था। वह हिचकता हुआ आगे बढ़ा और जगत सिंह बोला, आओ लाला, बहुत राह दिखाई, आओ सच्चाई का ईमान लेते जाओ। ऐसा उसने बाज बहादुर से कहा। फिर बाज बहादुर बोला कि रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जयराम बोला, ज़रा सच्चाई का मज़ा तो चखते जाइए। बाज बहादुर कहते हैं कि मैंने तुमसे कह दिया था कि जब मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम कहते हैं, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना हम नहीं छोड़ेंगे। फिर यह कहते हुए वह बाज बहादुर की तरफ गुस्सा तान कर बढ़ा और जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का जो छोटा भाई था शिवराम, उसने अमरूद की एक टहनी लेकर झपटा और बाकी के जो लड़के थे चारों ओर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। वह रिजर्व सेना थी जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र दल की सहायता के लिए तैयार थे, यानी उन्होंने उसे पीटने का पूरा षड्यंत्र रचा था। बाज बहादुर दुर्बल लड़का था, यानी वो इतना हट्टा कट्टा था क्या, नहीं, दुबला था। उसकी मरम्मत करने को वे 3 मजबूत लड़के ही काफ़ी थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि क्षण भर में ये तीनों उसे गिरा देंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने शस्त्र प्रहार कर दिया है, यानी उस अमरूद की टहनी से क्या कर रहे थे, उसे वो मार रहे थे और क्षण भर में ये तीनों उसे गिरा देंगे। उसने कनखियों से इधर उधर देखा और तेज़ी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली। और वो दुबला था मगर हिम्मत वाला था, इसलिए उसने क्या किया कि जब उसने देखा कि ये मेरे जो शत्रु है वो शस्त्र प्रहार कर रहे, तो उसने क्या किया कि झट से इधर उधर देखा और तेज़ी से शिवराम के हाथ से वो अमरूद की टहनी छीन ली और 2 कदम पीछे हटकर टहनी ताने हुए बोला कि तुम मुझे सच्चाई का इनाम या सज़ा देने वाले कौन होते हो? तो बाज बहादुर
कि पसली में जयराम का एक भूसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। फिर आंखें पथरा गई और मूर्छा सी आ गई। शत्रु ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि वो इतना दुबला होने के बाद वो इतने हिम्मत से हमारे साथ लड़ाई कर रहे, इसकी वजह से वो क्या हो गए, जैसे कि उनके होश उड़ गए, समझे इसकी जान निकल गई, बेतहाशा भागे। कोई 10 मिनट बाद बाज बहादुर सचेत हुआ, फिर साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चल दिया। उधर यह विजय दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचे। रास्ते में ही सारा दल क्या हो गया कि तितर बितर हो गया। फिर बाकी के जो बच्चे थे वो भी क्या हो गए, इधर उधर गए, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि बाज बहादुर को कुछ तो जैसे कि हो गया। कोई उधर से कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उनकी जान में जान आ गई। फिर देखिए, जयराम कहीं मर न गया होगा, जैसे कि वो एक दूसरे के साथ बोल रहे कि कहीं वो बाज बहादुर मर न गया होगा, मेरा गुस्सा जोर का बैठ गया था। फिर जगत सिंह बोला, तुम्हारी पसली में नहीं मारना था, तुम्हें पसली में नहीं मारना था, अगर तिल्ली फट गई तो न बचेगा। जयराम ने कहा, मैंने जानकर थोड़ी ही मारा था, संयोग ही था, अब बताओ कि क्या किया जाए। फिर उसमें से जगत था, वो जगत क्या बोला कि क्या करना है, चुपचाप बैठे रहो। जयराम बोला, कहीं मैं अकेला तो न फंसूंगा। जगत, अकेले कौन फंसेगा, सब साथ चलेंगे। जयराम बोला, अगर बाज बहादुर मरा नहीं तो उठकर सीधा मुंशी जी के पास जाएगा। जगत बोला, और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम, इसलिए मेरी सलाह है कि कल मदरसे में हम क्या करें, मदरसे में जाएंगी नहीं, नाम कटा तो दूसरी जगह चले पड़े, नहीं तो बीमारी का बहाना करके इधर हम बैठे रहेंगे। महीनों 2 महीनों के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। फिर शिवराम क्या कहता है कि और जो परीक्षा होने वाली है। जयराम कहता है, ओहो, इसका तो ख्याल ही न था, 1 ही महीना और रह गया है। जगत बोला, तुम्हें अब की ज़रूर वजीफ़ा मिलता है। जयराम बोला, हाँ, मैंने तो बहुत परिश्रम किया था। तो फिर जगत बोला, कुछ नहीं, तरक्की तो ही जाएंगी ना, वजीफे से हाथ धोना पड़ेगा। जयराम बोला, बाज बहादुर के हाथ लग जाएगा। जगत बोला कि बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है, अभी बाकी का हिस्सा हम बाद में देखेंगे, यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।